Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote. A mother is not a person to lean on, but a person to make leaning unnecessary. इस तरह के कोट जब आपके सामने आ जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस कोट का मीनिंग निकालना। और अगर जैसे ही आपने कोट को डिकोड कर लिया, डिसाइफर कर लिया, तो फिर उस कोट पे पूरा ऐसे लिखना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के टॉपिक्स हम लोग पिकअप करेंगे, करते आ भी रहे हैं अभी तक। तो देखेंगे इस टॉपिक का क्या मतलब है। दिस टॉपिक ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 1 एसे परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो कोट है दैट हैज़ बीन गिवन बाय अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट डोरोथी कैनफील्ड फिशर। एक बात मैं क्लियरली आप सबको बता दूं कि कोट किसने दिया है वो रटना ज़रूरी नहीं है। कोई सा भी कोट अगर आप जब तक उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, देखिए जब बीच में आप कोट मेंशन करते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब आप खुद से मेंशन कर रहे हैं तब आपको ये भी बताना होगा कि किसने बोला है। अदरवाइज़ अगर ऐसे में कोई कोट आता है, आपको नहीं पता कि ये किसने दिया है, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कोट किसने दिया है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कोट। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको नाम नहीं पता, येट यू शुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द कोट। तो क्या कहता है ये कोट? मदर इज़ नॉट अ पर्सन टू लीन ऑन बट अ पर्सन टू मेक लीनिंग अननेसेसरी। लीनिंग का क्या मतलब है? मतलब दूसरों से सपोर्ट मांगना, हेल्प मांगना जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो। सो इट इज़ सेड दैट पीपल लीन ऑन अदर, दैट मीन्स दे आर रीचिंग आउट टू अदर्स फॉर सपोर्ट। लेकिन माना जाता है कि मदर्स जॉब इज़ नॉट टू सपोर्ट ए पर्सन और नॉट टू सपोर्ट हर चाइल्ड व्हेन दे आर ग्रोन अप। माँ का काम बच्चों का जब वो ग्रोन अप हो जाए तो उनको सीधा सीधा सपोर्ट करना कम है। माँ का काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द चिल्ड्रन। माँ का काम है कि वो बच्चों को ऐसे रेज करें कि बच्चे सेल्फ सफिशिएंट बने, स्ट्रॉन्ग बने और उनको दूसरों की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। चिल्ड्रन शुड नॉट रिक्वायर टू रीच आउट टू अदर्स फॉर नेसेसरी सपोर्ट एंड हेल्प। If children learn to confront challenges on their own and make decisions on their own in their life, they will be less likely to reach out to the people around them for help in difficult times. तो ये है माँ का असली रोल। तो इस कोट को मैं फिर एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। माँ का असली रोल बच्चों को सीधा सीधा डायरेक्ट हेल्प करना नहीं है when they are grown up or adult, जबकि माँ का असली रोल है बच्चों को ऐसे ग्रूम करे कि बच्चों को किसी और की बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत ही ना पड़े ज़िंदगी में। बच्चे जो हैं खुद ही लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस कर पाएँ। अगर इस आइडिया को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो दैट विल लीड टू अ स्ट्रॉन्गर, मोर प्रोडक्टिव सोसाइटी। अ मदर इज़ नॉट अ पर्सन टू लीन ऑन बट ए पर्सन टू मेक लीनिंग अननेसेसरी। अब इसमें थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव भी देखते हैं इस कोट को लेकर के। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान से समझिए कि लोगों की हेल्प लेना इतनी भी बुरी बात नहीं है। आप ऐसे जब भी लिख रहे हो समझिए इस बात को अच्छे से कि ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो आइडिया दिया गया है उसी को बस एलाबोरेट करते रहें। आप थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर ये ऐसे है तो आपने इस आइडिया को एलाबोरेट किया, ये टॉपिक है तो इस आइडिया को एलाबोरेट किया, फिर आप एक थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मदर टू टीच चिल्ड्रेन हाउ टू रीच आउट टू द अदर्स एज वेल। यहाँ लिखा है कि मदर्स शुड मेक इट लीनिंग अननेसेसरी, लेकिन लीनिंग और रिक्वायरिंग और एक्सपेक्टिंग सपोर्ट और हेल्प ऑफ अदर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। टीचिंग चिल्ड्रेन टू बी सेल्फ सफिशिएंट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज गुड, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल टू टीच देम हाउ टू रीच आउट टू अदर पीपल व्हेन दे नीड हेल्प। ये जो आजकल की एक माइंडसेट है सो कॉल्ड आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस, मतलब हम सारी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद के लेवल पे एड्रेस करेंगे, दैट इज़ द बिग रीज़न बिहाइंड राइज ऑफ मेंटल
हेल्थ इश्यूज, और उसके कारण डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी जो आती हैं, दैट इज़ बिग रीज़न बिहाइंड दिस आइडिया कि आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है टू कन्फ्रंट ऑल द चैलेंजेस ऑन योर ओन. नो, समटाइम्स you need to take support of others as well. So leaning on others is not necessarily a bad thing, but yes, a person should be largely self-sufficient and should be able to confront challenges in their life on their own, and that is the role of a mother to groom a person in that manner. ये जो कोट है, इसी तरीके का कोट और भी हैं दो चार जिनको देखते हैं. Only mothers can think of future because they give birth to it in their children. किसने कहा है? रशियन थिंकर ने कहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिम गॉर्की. नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे भी याद नहीं था, लेकिन इस कोट को जब आप पढ़ेंगे तो क्या समझ आता है कि ओनली मदर्स कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर बिकॉज दे गिव बर्थ टू इट. ये जो वर्ड इट है यहाँ पे, दैट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. तो सिर्फ मदर्स ही फ्यूचर को कुछ हद तक कंट्रोल कर रही हैं. क्यों? क्योंकि हर एक घर में बच्चों को जो कल के फ्यूचर हैं उनको मदर्स ही ग्रूम कर रही हैं कि समाज में उनको किस तरीके से बिहेव करना है. अगर मदर्स जो हैं बच्चों को सिखाएंगी जेंडर पैरिटी, अगर मदर्स बच्चों को सिखाएंगी टू हैव कंपैशन टुवर्ड्स अदर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, तो फिर जो समाज होगा वो भी इसी तरीके का होगा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेगा, विमेन का रिस्पेक्ट करेगा. तो कुछ हद तक मदर्स ही हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल कर रही हैं. और एक कोट जो आपने सबने देख ही लिया होगा, पिछले साल यूपीएससी मेंस में आया था एथिक्स एस्से में, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड. तो जो माएँ ऐसे बच्चों को संभालती हैं इन देयर चाइल्डहुड, यानी कि जिस तरीके से वो ग्रूम करती हैं बच्चों को, वही डिसाइड करता है कि किस तरीके का फ्यूचर होने वाला है. सो दिस कोट वाज एक्चुअली आस्क्ड बाय यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम इन एस्से पार्ट. तो ये कोट जो है काफ़ी ओपन एंडेड है कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड. यानी कि इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मदर्स जो हैं जो बच्चों को ग्रूम करती हैं, उस तरीके से वो फ्यूचर को कुछ हद तक गाइड करती हैं. यानी कि ये जो ऐसे है, ये जो कोट है, इसको पहले वाले कोट से जोड़ करके भी देखा जा सकता है, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी देखा जा सकता है कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड. यानी कि जो माताएं, जो विमेन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी पूरी कर सकती हैं, जो इस तरह का डिफ़िकल्ट काम कर सकती हैं, बच्चों को जन्म देने से लेकर के उनको ग्रूम करने का, वो पूरी दुनिया को रन भी कर सकती हैं. चाहे दुनिया की पॉलिटी हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, या स्पोर्ट्स हो, एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग हो, वो सब कर सकती हैं. सो थोड़ा दूसरा तरीका भी इस तरीके से इस कोट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. दूसरा आर्ग्यूमेंट भी कि वुमेन हैव लिमिटलेस पोटेंशियल, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द world. So this quote means that the women have great power in influencing future because they have a dominant role in bringing up the children. तो the phrase is most often used in a positive context. इसका women को पॉजिटिव सेंस में ही दिखाया जाता है कि women के पास इतनी कैपेबिलिटी है. तो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ही दिखाया जाता है कि मदर्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स फ्रॉम चाइल्ड्स डेली रूटीन टू देयर वैल्यू सिस्टम. तो जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी कि समाज में हमें कैसे बिहेव करना है, वो सबसे पहले हम अपने मदर से सीखते हैं. तो मदर इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. आप देखते होंगे आसपास में, मुझे भी अपने बचपन के दिन याद हैं, आपको भी याद होगा. आप इस तरह के पर्सनल एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं ऐसे में कि स्कूल जाते वक्त कपड़ों का किस तरीके से ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म कैसे हमें साफ़ सुथरा रखना है, कैसे स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क पहले करना है, फिर सोने जाना है. ये सब चीज़ें सबसे पहले मम्मी ने सिखाया. आप सबको भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि अपनी ड्यूटी पहले कर लेनी है, राइट. ये कोट आया ही इसलिए क्योंकि कल मदर्स डे था, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कोट आया है. बट वो ज़रूरी नहीं है कि मदर्स डे था. इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं हमारे लाइफ में, वो हम सबकी मम्मी होती है इन जनरल, राइट. कि कैसे हमें लोगों से बातचीत करनी है, कैसे हमें कपड़े पहनने का तौर तरीका होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, अपना काम कैसे करना है. तो इसी तरह के आइडियाज़ महात्मा गांधी के भी हैं
तो जब मैंने कहा ना आपको, जब आप खुद अपने तरफ से कोट मेंशन कर रहे हो तब आपको नाम भी मेंशन करना चाहिए कि किसने ये कहा है। तो महात्मा गांधी का, वैसे ये कोट बाकी सब जगहों पे भी मिलेगा, अफ्रीकन प्रोवर्ब नाम से भी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है, बट महात्मा गांधी से एसोसिएट किया जाता है इस कोट को। इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। तो इस तरह के जो कोट्स हैं, ये जो कोट है द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, इसको तो नॉर्मली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है, बट इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। खासकर जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं वो इसको क्रिटिसाइज भी करती हैं, इस तरह के आइडियाज़ को, कि इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो प्रमोट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कि विमेन का रोल जो है सिर्फ घर के काम काज तक ही लिमिटेड है। इट इज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रेन। मदर्स का मेन काम है बच्चों को ग्रूम करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, फैमिली के लिए ब्रेड अर्न करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी हो गई? फादर की। तो बच्चों में अगर कोई भी खराब एट्रीब्यूट्स, खराब कैरेक्टर्स दिखते हैं तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? मदर को, राइट। एंड मदर्स रोल इज बेसिकली लिमिटेड टू द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। इट promote an idea that women can influence the event of outside world only through their children but not directly। तो इस कोट को कभी कभार मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है कि विमेन जो है आउटसाइड वर्ल्ड को सिर्फ अपने बच्चों के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकती हैं बट नॉट डायरेक्टली। तो इसका नेगेटिव आउटकम ऑफ सच थॉट प्रोसेस क्या होगा कि ऐसी सोच के कारण द डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनपेड वर्क। अनपेड वर्क यानी कि घर में जो कामकाज होता है, कुकिंग, क्लीनिंग, फेचिंग वाटर, ये सारे काम जो हैं डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से विमेन के ऊपर चली जाती हैं। दैट इज़ वाई यू कैन से कि दीज एक्टिविटीज़ आर हाईली जेंडर्ड। ये वर्ड समझिएगा, इस पे भी UPSC ने इससे पूछा है, जेंडर्ड। जेंडर्ड मतलब ये काम को एक, इसके साथ एक जेंडर एसोसिएट कर दिया गया। कुकिंग का काम मतलब क्या? औरतें करेंगी, ऐसी माइंडसेट है। क्लीनिंग का काम मतलब क्या? औरतें करेंगी। दीज आर जेंडर्ड एक्टिविटी इन द सोसाइटी। एंड वाई? बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड कि वीमेन रोल इज मेनली limited to the household activities. But this is basically patriarchy in the name of glorifying the role of women. कि you are great, you guide the future, you groom the children. In the name of glorifying their role, basically a patriarchal trend is getting strengthened up. Women are associated to care work. घर में बच्चों का ध्यान देना, बूढ़े माता पिता का ध्यान देना, ये जो केयर एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ विमेन एंड दैट लीड्स टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। कुछ डेटा याद हो जाए तो और अच्छा रह जाता है आपका आंसर। तो एक डेटा यहाँ पे आप देखिए, OECD का रिपोर्ट कहता है कि विमेन इन इंडिया करेंटली स्पेंड अप टू 352 मिनट्स पर डे, यानी कि लगभग 6 घंटे प्रतिदिन ऑन डोमेस्टिक वर्क, which is 577% more than men. तो men spend on an average 52 minutes every day on household work, domestic work, जबकि women spend 352 minutes. प्रॉब्लम क्या होती है इस तरह के डिसप्रोपोर्शनेट डिवीजन ऑफ लेबर से कि मैन जो है वो बाहर कमाने जाता है, जॉब करने जाता है, जबकि विमेन जो है वो घर पे रुक करके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ देखती हैं, दे टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन एंड ओल्ड वंस। तो जब आदमी कमाता है तो एक धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बनने लगती है कि वीमेन आर इकोनॉमिक लाइबिलिटी। वो घर आकर के यही बोल देता है बात बात पे कि तुम क्या करती हो, तुम तो दिन भर घर पे रहती हो ना, पैसा तो मुझे कमाना पड़ता है। जबकि वो आदमी इस बात को भूल जाता है कि देयर इज़ समवन बैक एट होम टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके बच्चों का ध्यान, उसके माता पिता का ध्यान देने के लिए देयर इज़ समवन बैक एट होम। दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू वर्क आउटसाइड। बट बिकॉज ऑफ दिस डिसप्रोपोर्शनेट डिवीजन ऑफ वर्क, man starts believing कि women are economic liability and that is how over a period of time women are subjected to the problem of 3D। ये कहा जाता है 3D चैलेंज। 3D मतलब डाउरी। डाउरी क्यों चल रहा है कि भाई आपकी लड़की तो काम करेगी नहीं, तो इकोनॉमिक लाइबिलिटी है, तो उसके बदले में पहले ही कुछ पैसा दे दीजिए, उसको ज़िंदगी भर खिलाने पिलाने का। आई एम जस्ट गिविंग यू द माइंड सेट, थॉट प्रोसेस बिहाइंड एनी सोशल इंस्टीट्यूशन, the evil social institution that is still sustaining। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, घर में सब लोग खा लेंगे तब विमेन खाएंगी, बच्चा तो खाएंगी नहीं, तो कुछ भी उसमें से मेकअप करके अपना खा पी लेंगी। डोमेस्टिक वायलेंस,
All such, the known as problem of 3D, is because disproportionate household responsibility being shouldered by women, and that over a period of time creates an understanding that women are economic liability. और ये thought process इसलिए आ रहा है क्योंकि women को indirectly glorify किया जाता है कि your role is to groom children, but because of that women are subjected to many negative things also. और हमारे देश में कई सारे कानून भी हैं जो इस पैट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग को इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सी, व्हेन अ कपल हैविंग न्यूली बॉर्न चाइल्ड, तो देयर इज अ 26 वीक्स पेड मैटरनिटी लीव इन ऑल फॉर्मल सेक्टर अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्निटी लीव. ऐसा अलग अलग बैंक्स वगैरह में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन फॉर्मल तरीके से या मैंडेटरी तरीके से पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट नहीं है. लिया जा सकता है, ऑप्शनल है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है. अब आप कहेंगे कि सर मदर गोज थ्रू मैनी फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और चैलेंजेस, इसलिए 26 वीक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, मैं कह रहा हूँ 26 वीक्स का आप मत दीजिए मेन को, लेकिन कुछ तो उनको भी लीव दीजिए. इससे होगा क्या कि उनको भी समझ आएगा ना कि भाई उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द न्यूली बॉर्न चाइल्ड. लेकिन नो पैटर्निटी लीव मीन्स व्हाट? अ पैट्रियार्कल माइंडसेट गेट्स स्ट्रेंथेंड कि द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज ऑफ द वुमन हरसेल्फ, नॉट द मैन. तो पैटर्निटी बेनिफिट बिल रखा भी गया था पार्लियामेंट में, 15 दिन का पैटर्निटी बेनिफिट देने का टू द न्यूली फादर्स, न्यू फादर्स. लेकिन ये पास नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम की जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी जी, उन्होंने कहा कि इंडियन मैन वुड नॉट कंट्रीब्यूट इन रियरिंग ऑफ द चाइल्ड, रादर दे विल मेक इट अ पेड हॉलीडे. ये बात कुछ हद तक सही भी है. तो बेसिकली यहाँ पे फिर से क्या बात समझ आ रही है कि अनलेस यू ब्रिंग चेंजेस इन द कॉन्शियसनेस, इस पर सवाल भी पूछा है यूपीएससी ने एथिक्स पेपर में, अनलेस यू ब्रिंग changes in the consciousness, mere law is not going to bring any positive outcome in the society. 15 दिन का छुट्टी भी दे दीजिएगा कानून बना करके, तब वो लोग उसको पेड हॉलीडे बना देंगे. विराट कोहली जब क्रिकेट टीम के कैप्टन थे 2020 में, तब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से एक टेस्ट मैच खेल करके वापस आ गए थे क्योंकि ही अप्लाइड फॉर अ पैटर्निटी लीव इन द मिडिल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सीरीज एंड बीसीसीआई ग्रांटेड इट. उसके बाद अजिंक्य रहाणे बिकेम कैप्टन एंड ही वोन दैट वेरी फेमस टेस्ट इन मेलबोर्न, आई थिंक. वो सब एक अलग कहानी है, बट ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज हाउ ही ट्राइड टू चेंज द माइंड सेट दैट इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ पैट्रियार्कल थिंकिंग इन आवर कंट्री. तो ऐसे का मतलब ही होता है कि डाइवर्स आइडियाज़ आप लिखें, अलग अलग बातें लिखिए. द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड. कोई सा भी ऐसे आ जाता है, इन तीनों में से कोई सा भी कोट आ जाता है. अब ये तो यूपीएससी ने पूछ लिया तो ये तो आएगा नहीं सीधा सीधा, लेकिन ये आ सकता है. अ मदर इज नॉट ए पर्सन टू लीन ऑन बट ए पर्सन टू मेक लीनिंग अननेसेसरी. कोर्ट को एक्सप्लेन कीजिए, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी बताइए कि लीनिंग भी समटाइम्स इंपॉर्टेंट होता है, और भी बातें बताइए कि वुमेन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर को कंट्रोल कर सकती हैं. लेकिन फिर एक नेगेटिव माइंडसेट भी निकल करके आती है जो कि बेसिकली पैट्रियार्की को स्ट्रेंथन करता है. ये सब लिखिए, सब कुछ लिख सकते हैं आप, और भी अपने नए आइडियाज़ लिख सकते हैं. तो उसमें आप सारी बातें बता सकते हैं कि वुमेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द सोसाइटी बाय इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर जनरेशन. दे कैन इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ compassion, empathy, responsibility in amongst the children. They play important role in raising and educating the children. They can teach the children to become responsible and respectful and caring member of the society. They can transform the child into an achiever. ये सब कुछ लिखिए. As daughter, as sister and wives, they have supported men in various ways. They are naturally more compassionate and have courage to make sacrifices. Sacrifice करने के लिए बाकी लोग को पहले अच्छे से खिला दो, फिर खाना बचता है तो खाओ, नहीं तो अपने लिए कुछ दूसरा कुछ ऐसा बना लो, कुक कर लो, जस्ट टू इंश्योर कि आपका पेट भर जाए. ये एक सैक्रिफाइस है, अपने जो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी है अच्छा खाना खाने की, उसकी सैक्रिफाइस. और ये सैक्रिफाइस करने के लिए करेज चाहिए, जो सबके बस की बात नहीं है. तो वीमेन आर हैव शोन इन जनरल मोर करेज एंड मोर कंपैशन. एग्जाम्पल मदर टेरेसा. लेकिन इस तरह के कोट में आप फिर ये भी लिखना शुरू कीजिए
कि बट द प्रोवर्ब इज समटाइम्स मिसअंडरस्टूड टू कि वीमेन का रोल इज़ वेरी मच लिमिटेड एंड देयर पोटेंशियल इज इनसाइड द हाउस होल्ड वर्क ओनली. एंड देन यू गिव काउंटर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. यू सी इंदिरा गांधी, झांसी की रानी, मैडम क्यूरी, ऑल ऑफ देम वेयर मदर्स. एट द सेम टाइम दे वेयर ग्रेट लीडर्स इन देयर ओन फील्ड्स. इस तरीके से आप अलग अलग आइडियाज़ को लिखिए. ऐसे का पर्पस ही एलैबोरेट करते जाना. आई होप आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा ऐसे कैसे लिखा जाता है. ऐसे का मतलब है कि आप एक आइडिया को पकड़िए, उसको एलैबोरेट करते जाइए, फिर थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया लिखिए, कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडिया लिखिए और उसको प्रेजेंट टाइम्स तक लेकर के आइए. समाज में उससे क्या चैलेंजेज हो रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चैलेंजेज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब लिख सकते हैं आप. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोटा एंड ऑप्शन इन इलेक्शन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लगभग 2.6 लाख वोटर्स ने नोटा ऑप्शन चूज किया इन द रिसेंटली हेल्ड कर्नाटका असेंबली पोल्स. अब दिस न्यूज़ इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, लेकिन नोटा से रिलेटेड ये न्यूज़ था तो मैंने इस टॉपिक को कवर किया है और इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. तो नोटा आप जानते ही हैं, नन ऑफ द अबव ऑप्शन विच इनेबल्स द वोटर इन इलेक्शंस टू ऑफिशियली रजिस्टर ए वोट ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स. The option for nota for Lok Sabha and Assembly election was prescribed by Supreme Court in 2013. The option of nota in Rajya Sabha polls were introduced by Election Commission in 2014. Look, the Supreme Court scrapped the use of nota for recently held Rajya Sabha elections. Again, this news is not important. PT perspective से important है जो अगले साल PT दे रहे हैं. The significance of nota option. मेंस पर्सपेक्टिव से ध्यान दीजिए. नोटा ऑप्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू शो डिसअप्रूवल ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन. फॉर एग्जांपल, अ यूथ ग्रुप इन तमिलनाडु कैंपेन्ड फॉर नोटा. तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो नोटा को कैंपेन करते हैं कि भाई इसमें से कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो आप नोटा दबाइए. तो बेसिकली अब एक वोटर्स को एक ऑप्शन मिल गया है अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने का, अगर आपको किसी भी कैंडिडेट से आप सहमति नहीं है आपकी. तो पार्टिसिपेशन इन वोटिंग हैज़ इंक्रीज. जब से नोटा ऑप्शन आया है, एज पर इलेक्शन कमीशन, पार्टिसिपेशन हैज़ इंक्रीज बिकॉज पीपल एटलीस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट्स. प्रिवेंट वो बोगस वोट्स. पहले क्या होता था कि लोग को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता था तो ऐसे वोट करते थे कि उनका वोट काउंट ही ना हो. पहले जब स्टैंप लगाया जाता था तो बीच में दो कैंडिडेट के बीच में स्टैंप लगा दिया, अभी भी बटन ठीक से नहीं दबाया, ऐसा कुछ कर दिया, तो दैट लीड टू बोगस वोट. लेकिन नोटा आने के बाद बोगस वोट्स की कमी, बोगस वोट्स का पड़ना, उसमें कमी आई है. राइट टू सीक्रेसी. देखिए, ये नोटा का ऑप्शन 2013 में आने से पहले भी नोटा प्रैक्टिस किया जा सकता था, लेकिन उसका तरीका अलग था. आज पर सेक्शन 49(0) ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू पीपल एक्ट, नोटा प्रैक्टिस किया जा सकता था only after prior information given to presiding officer of the election booth. लेकिन अब आप जाकर के प्रेजाइडिंग ऑफिसर को बोलेंगे कि सर मैं नोटा दबाना चाहता हूँ, तो फिर उसको तो पता चल जाएगा कि भाई शायद मैंने नोटा दबाया है. एंड दैट इज़ हाउ द राइट टू सेक्रेसी वाइल वोटिंग was not available earlier, but with nota this right to secrecy is also available. आप नोटा दबाइए, किसी को पता ही नहीं चलेगा. But there are some challenges also associated with नोटा. सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है नोटा की. देखिए, आप नोटा बटन दबा दोगे और अगर मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा वोट्स नोटा को पड़ गए, नॉन ऑफ द अबोव ऑप्शन को पड़ गया, फिर भी उसका कोई मीनिंग नहीं है. इट इज जस्ट हैविंग सिंबॉलिक जेस्चर. जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट आएगा, जिसको दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट मिला है, उसको इलेक्टेड विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा. दैट मीन्स नोटा हैज़ 0 इलेक्टोरल वैल्यू. उसके अलावा नोटा को लेकर के अवेयरनेस भी नहीं है. कास्ट बायस भी देखा गया है नोटा को लेकर के, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड होती है फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो ज़्यादातर नोटा ऑप्शन का उपयोग करते हैं. दैट इज़ हाउ यू कैन सी कि कास्ट फ्रस्ट्रेशन और कास्ट बायस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू नोटा. तो क्या किया जा सकता है, नोटा का सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑफ कोर्स नोटा का में इलेक्टोरल वैल्यू दिया जा सकता है. अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो एक ऑप्शन लाया जा सकता है कि री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया जाए. महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ही किया था 2018 में. उन्होंने कहा था कि अगर नोटा को जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा वहाँ पे री इलेक्शन कराया जाएगा. इस तरीके का काम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाए तो नोटा को ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिलेगा, उसकी एक अपनी इलेक्टोरल वैल्यू आएगी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है.
और ये मेंस क्वेश्चन है, नॉन ऑफ द अबव सिस्टम ऑल्दो इनेबल्स वोटर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू बट इज टूथलेस इन द स्पिरिट। यही आंसर लिख करके मैंने दिया है, जो आइडियाज़ मैंने डिस्कस किए हैं वही आंसर्स लिख करके दिया है मैंने। देखिए आंसर लिख करके मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी अगर मेरे पास, चलो इसमें तो थोड़ा आइडिया कम था तो फिर हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ज़्यादा। जब हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे तो हम और कम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एरो डायग्राम्स उसका इस्तेमाल करेंगे। जो की वर्ड्स हैं उसको हमेशा ऐसे बॉक्स में डाल दो, अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर उसको पढ़ता जाए और वो आगे बढ़ता जाए, राइट। जो मेन सवाल पूछा है, देखो कि नोटा इज टूथलेस, तो जो मेन सवाल पूछा है उसको आप हेडिंग दे करके जब भी एक्सप्लेन कर रहे हो बॉक्स में डालो, वाई नोटा इज अ टूथलेस ऑप्शन, और जो शब्द इस्तेमाल किया उसी का इस्तेमाल कीजिए आप आंसर एक्सप्लेन करने टाइम में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता कि नोटा इज इररिलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट, तो वो बात नहीं आती। टूथलेस क्वेश्चन में लिखा है तो यहाँ भी टूथलेस लिखिए, राइट। इस तरीके से सब कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे आप, तो एक बात की गारंटी हो जाएगी कि 10 नंबर के सवाल में आपको 4 से 5 नंबर की गारंटी हो जाती है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तब भी अगर कॉमन सेंस है तो 5 नंबर तो निकाल ही लोगे। प्लीज़ यूज़ दैट कॉमन सेंस। बेहतर प्रेजेंटेशन, बेहतर तरीके से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके लिखते जाइए, आपको नंबर मिलेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ONDC एंड ई कॉमर्स UPI इक्विवेलेंट। तो देखिए ONDC है क्या। ONDC एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी कैसा है कि अमेजन से आपको कोई सामान खरीदना है तो आप अमेजन पे लॉगिन करते हैं और अमेजन पे जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखता है। फिर आपको फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदना है तो अमेजन से लॉग आउट करना होगा, फिर फ्लिपकार्ट में लॉगिन करना होगा, फिर फ्लिपकार्ट पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। कितना अच्छा हो कि ये अमेजन, फ्लिपकार्ट सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक ही जगह, और आपको जो सामान लेना है आप उसी प्लेटफॉर्म पे गए और आपने वहीं पे देख लिया अमेजन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पे ये हैं, स्नैपडील पे ये है, स्विगी में ये है, जोमेटो पे ये है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये डेवलप किया है भारत सरकार ने 2021 में। भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT ने डेवलप किया है ONDC, जिसमें उम्मीद कर रहे हैं कि सारे जो इस तरह के ई कॉमर्स सप्लायर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं ताकि लोगों को सहूलियत हो अब प्रोडक्ट्स खरीदने में, राइट। तो दैट इज़ वाई ONDC इज कंसिडर्ड एज एन ई कॉमर्स UPI इक्विवेलेंट। कैसे UPI एक प्लेटफॉर्म है जिसको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, भीम हो, सब UPI से ही चल रहे हैं। UPI भारत सरकार लेकर के, भारत सरकार की एजेंसी लेकर के आई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सब UPI पे ही हैं। वैसे ही ONDC पे सब आ जाएं और एक तरीके से फिर कस्टमर के लिए सहूलियत हो जाएगी। दैट इज़ द आइडिया ऑफ ONDC। ONDC पे सवाल पूछ ले अगर, अभी मैं कुछ इस तरह के भी सवाल कराऊंगा कि जहाँ पे मैं बेसिक वो कॉन्सेप्ट टच करूँगा और हिंट्स दूंगा एक पेज पे, ताकि अगर इस तरह का कुछ भी आ जाए तो आप मैनेज कर पाएँ, आपको बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ना लगें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ONDC नेटवर्क एंड ऑल्सो हाईलाइट इट्स बेनिफिट एंड डाउन साइड्स। इतना सीधा सवाल तो आता नहीं है, बट मैंने ये सवाल इसलिए किया है ताकि आप ONDC पे कुछ भी आ जाए तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएँ। ONDC है क्या? ए प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड बाय DPIIT, अ कॉमन डिजिटल प्लेस फॉर बायर्स एंड सेलर्स। इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो सब आ जाए ONDC पे और ये बायर्स आ जाए। बेनिफिट क्या है? इट विल प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल या न्यू ट्रेडर्स। इट विल इन्हांस कॉम्पिटिशन, क्योंकि छोटे बड़े सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मोर चॉइस टू कस्टमर्स, बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर कस्टमर्स। अलग अलग प्लेटफॉर्म एक जगह हैं तो बेहतर प्राइस का पता चलेगा। ईज फॉर कस्टमर्स इन शॉपिंग। लेकिन कुछ डाउन साइड्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि जब तक अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे जो हेवी वेट्स हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ONDC रिमेन्स मीनिंगलेस, राइट। और अभी तक इन्होंने क्लियर कट ज्वाइन किया नहीं है। अमेजन ने कहा था लेकिन अभी तक उसने ज्वाइन किया नहीं है। सेम इज़ फॉर फ्लिपकार्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की गारंटी कौन लेगा? आप छोटे छोटे सप्लायर्स को ला तो दोगे एक प्लेटफॉर्म पे,
छोटे छोटे ई कॉमर्स पोर्टल को ला तो दोगे, लेकिन क्वालिटी की बात हो गई या पेमेंट गेटवे में कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे अभी आप अमेजोन पे कुछ पेमेंट करते हैं और मान लीजिए कि पेमेंट नहीं हुआ या पैसा कट गया, सामान नहीं आया, डिलीवरी प्लेस नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, उस केस में अमेजन का, फ्लिपकार्ट का अपना ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। लेकिन छोटे छोटे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनका ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम इस तरह का इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसकी गारंटी कौन लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल प्लेटफॉर्म्स may anyway not be able to match deep discounts provided by e-commerce giants like Amazon and Flipkart, क्योंकि Amazon और Flipkart अपने बड़े पोजीशन होने का फ़ायदा उठा करके डीप डिस्काउंट्स दिलवा देते हैं सप्लायर से कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचना है तो इतना सस्ता बेचना होगा। एंड दैट इज़ हाउ Amazon and Flipkart are able to provide things at a very cheaper rate, which any new platform or new e-commerce portal is anyway not going to provide. And that this is where ONDC will anyway be remain ineffective. This is another criticism कि deep discounts जितना ये provide कर पाते हैं बाकी और कोई provide नहीं कर पाएगा। ये तो छोटा सा करा दिया मैंने बस कि आप मैनेज कर पाएँ अगर ONDC पे सवाल आ जाए तो। एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग नेक्स्ट ईयर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next article is about groundwater caused subduction. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. हुआ क्या है, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और फरीदाबाद जैसे रीजन्स में लैंड सबडक्शन हो गया है, लैंड सब्सिडेंस हो गया है। पानी आपने निकाल लिया बहुत सारा, ज़मीन धंस गई। तो वाटर पे कभी भी सवाल आ जाए, ग्राउंड वाटर या वाटर रिसोर्स पे कभी भी सवाल आ जाए तो एक डेटा तो हमेशा याद रखना आंसर को ओपन करने के लिए। इंडिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट ओनली हैज़ 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स एज पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। रीजन फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इंक्रीज डिमांड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल नीड्स, फ्रीक्वेंट पंपिंग ऑफ वाटर, सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई MSP फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे आप MSP दोगे जैसे कि राइस पे या फिर कॉटन पे, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा। नेचुरल कॉजेज भी हैं जैसे कि रेनफॉल जो है कम हो गया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अर्बनाइजेशन एंड कंक्रीटाइजेशन, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने से क्या हो रहा है कि लोग सड़कें बना रहे हैं, रोड मतलब बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन होने से क्या हो रहा है कि रेनफॉल जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे। रेनफॉल जो है वो फ्लो होकर के रिवर से मिल करके जा कर के ओशन में डिस्चार्ज हो रहा। तो अर्बनाइजेशन एंड कंक्रीटाइजेशन के कारण धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो रेट है वो कम हो गया और एक्सट्रैक्शन रेट हमने बढ़ा दिया है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इम्पैक्ट क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन से, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, रिडक्शन इन द वाटर इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स, सब्सिडेंस ऑफ लैंड एज रिसेंटली सीन। जब भी कुछ करंट एग्जाम्पल दे पाओ तो अच्छा रहता है। तो सब्सिडेंस ऑफ लैंड लिख रहे हो तो एज रिसेंटली सीन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन। क्या क्या स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं ग्राउंड वाटर को सुपरवाइज करने के लिए, वो ज़रा देख लेते। देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब तो जनरल पॉइंट्स हैं या कोई भी लिख देगा। नंबर किसके मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के, और स्पेसिफिक पॉइंट्स हर जगह निकाल पाना कठिन होता है। बट यहाँ पे ज़रा देखिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट निकला हमारे पास। ग्राउंड वाटर को सुपरवाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसी है, तो देयर इज अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इस अथॉरिटी से हमें परमिशन लेना होता है अगर कोई भी ग्राउंड वाटर विड्रॉल करना है, तो ऐसे कि पंप यूज़ करके हमें पॉन्ड से पानी निकालना है वगैरह, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है इफ़ लार्ज स्केल पे ये करना है। तो देयर इज़ नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम NAQUIM। जब तक ये सब चीज़ें नहीं याद होंगी तब तक आंसर जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो दिस NAQUIM नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम मेंटेन्स हाइड्रोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया। एंड देन देयर इज़ अटल Bhujal Yojana. It is a central sector scheme for sustainable management of groundwater. And then there are some micro irrigation techniques being developed under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स अलग से करवा दीजिए। देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स अलग से करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस में अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ नहीं पूछता है, ये स्कीम बता दो, अनलेस इट इज़ इन न्यूज़ वेरी मच फॉर सम रीज़न। तो इस गवर्नमेंट स्कीम्स को भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा।
जो मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, क्लास में भी नोट्स में कराया, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह करा रहे हैं, आप बस नोट्स करते जाइए, हो जाएगा। तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लाया गया था। जितने भी पहले से चल रहे इरिगेशन के स्कीम्स थे उनको एक जगह सब्ज्यूम करके, एमालगेट करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया। इसके 2 कंपोनेंट हैं, हर खेत को पानी, इसका मेन गोल है हर खेत को पानी कंपोनेंट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया को इरिगेशन कवरेज के अंदर लाया जाए। और दूसरा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इसका मेन पर्पस है वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना। वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाएगा? थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जो दूसरा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, दैट इज बीइंग डन थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। ड्रिप इरिगेशन ऐसा कुछ होता है, से पाइप लगा रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरह के स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। तो ट्रेडिशनली जो इरिगेशन का तरीका है वो कैसा है? कनाल इरिगेशन, कि एक रिवर चल रही है, उससे कैनाल निकाला और खेतों में पानी पहुंचा दिया। कनाल इरिगेशन से दिक्कत क्या होती है कि कभी कभार वाटर लॉगिंग हो जाता है, एक्सेसिव वाटर सप्लाई हो जाता है। और वाटर लॉगिंग होने के कारण क्या होता है कि ग्राउंड, सब ग्राउंड से, सब सरफेस लेवल से सॉल्ट ऊपर बह करके आ जाता है। और सॉल्ट जब ऊपर बह करके आ जाएगा, क्योंकि पानी वाटर लॉगिंग होगा, तो वाटर लॉगिंग के कारण ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस लेवल तक आ जाता है, तभी तो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। और जब ग्राउंड वाटर सरफेस लेवल तक उठता है तो नीचे का जो सब सरफेस का सॉल्ट है वो भी सरफेस तक आता है। फिर इवापोरेशन के बाद, बिकॉज ऑफ सनलाइट इवापोरेशन के बाद वो सॉल्ट रह जाता है, जिस कारण से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जहाँ भी पानी लग जाता है वहाँ पे थोड़ी देर बाद, जब इवापोरेशन के बाद जो ज़मीन सूखती है तो ज़मीन वाइट, सफ़ेद हो जाती है, वाइट, वो बिकॉज ऑफ द सॉल्ट कमिंग फ्रॉम द सब सरफेस। और एक्सेसिव सॉल्ट के कारण, वाटर सॉल्ट के कारण सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है और फर्टिलिटी घटती है। ये सारी चीज़ें, सैलिनिटी बढ़ना, फर्टिलिटी घटना, ये सब कुछ एड्रेस किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, विच आर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। तो इन सब इरिगेशन के मेथड से आपका क्या होगा कि वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और सॉइल की सैलिनिटी का प्रॉब्लम भी एड्रेस होगा। फिर से एक छोटा सा सवाल दिया मैंने, ये यूपीएससी 2021 में आया था। आइडेंटिफाई चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो वाटर इरिगेशन टेक्निक। पहले माइक्रो इरिगेशन टेक्निक के बारे में लिख दिया, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, थोड़ा सा स्कीम के बारे में लिख दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट लिख दिया, कुछ डेटा लिख दिया। वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है अप टू 90% विथ हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स। एनर्जी सेविंग होती है अप टू 30% एंड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल सैलिनिटी। अब देखिए, आपको आंसर के बारे में कुछ भी खास ना पता हो, फिर भी आप कैसे लिख करके 4 से 5 नंबर निकाल सकते हैं आउट ऑफ 10। चैलेंजेस पूछा है, lack of awareness, poor implementation of the schemes like National Mission on Sustainable Agriculture, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फंड क्रंच, lack of reliable guidelines from government, slow implementation या adoption of schemes। देखो, मैं तो लिख के दे ही सकता था आपको अलग अलग पॉइंट्स, लेकिन मैं अब आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ना पता हो तब भी क्या लिख करके आ सकते हो। ये चैलेंजेस तो कोई भी बना के लिख सकता था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छा बना करके लिख देना, राइट। और जो चैलेंज होता है वही वे फॉरवर्ड होता है या वही सॉल्यूशन भी होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? क्रिएट अवेयरनेस। पुअर इंप्लीमेंटेशन, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन। फंड क्रंच है तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, राइट। तो दिमाग लगा करके आप किसी भी मेंस के आंसर को लिख सकते हो। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ इन मेंस, जो प्रीलिम्स में नहीं है। ये सवाल तो मुझे लगता है द डे बिफोर यस्टरडे हमने दिया था, तो इसका आंसर तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, सो विल मीट अगेन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।